जैसा कि राजनीतिक दबाव ग्वालियर में बना रहता है, उनको लेकर सर क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? आए दिन राजनेताओं का आवागमन बना रहता है। मुझे तो लगता है कि वो सब भी वही चाहते हैं जो हमें करना है। और राजनेता भी तो जनप्रतिनिधि होते हैं और जनता की सेवा ही वो करते हैं और जनता की सेवा ही हम करते नहीं हैं। सर, हम मानते हैं जनसेवा और जनता की सेवा ही सबका लक्ष्य होता है, लेकिन परंतु जैसे कि अभी जैसा देखा जा रहा है कि काफी दिनों से स्टेशन पे कार्य प्रगति पर है, जी। सारा स्टेशन टूटा और मतलब अव्यवस्थित बना हुआ है। उसके बाद नेताओं के संग एक अप्रत्याशित भीड़ भी साथ में चलती है। जी। वो हमें परेशानी, आम जनता को या आम यात्रियों को वो परेशानी फेस करनी पड़ती है। नहीं, वो भी सहयोग करते हैं और वो मार्गदर्शन ही करते हैं कि इस कार्य की गति को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए और जो कमियां काम में है उस काम को भी वो उजागर करते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उनके साथ जो भीड़ आती है वो तकलीफ नहीं, वो हर चीज़ को जनता के मुद्दे जो होते हैं उन मुद्दों को लेके आते हैं कि भाई ये आपने, जैसे अभी फ्लाईओवर की बात हुई, जो फ्लाईओवर अपना चल रहा है, जो ब्रिज है उस ब्रिज पे जाने में सीढ़ियों की स्थिति या उस ब्रिज की स्थिति कैसे नीचे है, कैसे ऊपर, जनता को ये जानकारी कैसे होगी कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो जनता को जानकारी देने के लिए उनका आना भी बहुत जरूरी है। जी सर, मैं मानता हूँ कि समय समय पर राजनेताओं का या उनके संरक्षण में ये सब स्टेशन का इतना जो उन्नति और जो कार्य प्रगति पे चल रहा है वो उन्हीं के संरक्षण में है और ऊपर तक उस बात को पहुंचाने का माध्यम भी वही होता है। मैं एक आम सवाल कर रहा हूँ कि सर यात्रियों को, जैसे आम यात्री आज मान के चलिए जो तहसील या ग्वालियर स्टेशन पे आते हैं, उनके संग हजारों की भीड़ साथ में चलती है और आम यात्री को ट्रेन पकड़नी है, उस समय उनको क्या उनकी अलग अलग व्यवस्था हो जाती है। उनको वो खुद ही अपने जो कार्यकर्ता होते हैं उनको ऐसे एकत्रित कर लेते हैं एक तरफ, ताकि कि पब्लिक को, जो आने जाने वाली पब्लिक को, उसको कोई तकलीफ ना हो। इसमें ऐसा नहीं होता कि कभी पब्लिक को, हाँ कोई छोटी मोटी चीज कभी हो जाती है लेकिन इतना नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं खुद, क्योंकि वो निर्देशन में रहते हैं, बिना निर्देशन के कोई नहीं होता, अनियंत्रित नहीं। उनके प्रोटोकॉल में सर। हाँ जी, उनके प्रोटोकॉल। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, आरबीएस लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम सौर संरक्षक में आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करने आए हैं आरपीएफ थाना प्रभारी मनोज शर्मा जी से, और मेरे साथ हैं दिवाकर जी। और नमस्कार, मैं ब्रजेश दिवाकर, आदर्श ग्वालियर से, और आज हम बैठे हैं आरपीएफ थाने के कार्यालय में, और आज हम बात करेंगे मनोज शर्मा जी से जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं। सर, यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की तरफ से क्या क्या कार्रवाई और क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? आरपीएफ हमेशा ही यात्री सुरक्षा के लिए तत्पर है और इसके लिए हर रोज हम नई योजनाएं हमारे पास में बनती हैं और इसी के तहत अभी यात्री सुरक्षा में खास तौर से बुजुर्ग और महिलाओं के लिए विशेष रूप से हम प्लान कर रहे हैं अभी कि उनको किस तरीके से हम सही मंजिल तक और सही सलामत और उनके सामान की सुरक्षा करते हुए कैसे उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाए, इस पे प्लान कर रहे हैं। और इसके तहत हमने कई सारी अभी छोटी छोटी चीज़ों पे काम हमारा हो रहा है और स्टाफ और स्ट्रक्चर और उसके अलावा प्रक्रिया, उसके अलावा SOPs में भी कुछ चेंज हुए हैं। क्या ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? जी, ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार जो महिला यात्री हैं उनसे, जिस स्टेशन से ओरिजिनेट होकर जितनी महिला यात्री ट्रेनों में चढ़ती है उनके लिए एक विशेष हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है मेरी सहेली। तो जो महिलाओं को जब ओरिजिनेट होती है ट्रेन, तो उस समय जो महिलाएं चढ़ती हैं उनका सीट नंबर और उनकी बर्थ नंबर, कोच नंबर सारे अलॉट कर दिए जाते हैं और हमारी जो मेरी सहेली की टीम है हर स्टेशन पे, वो टीम जो है उनसे जाकर मिलती है, उनका हालचाल लेती है, उन्हें कोई तकलीफ है तो उसको नोट करती है और तुरंत रेक्टिफाई कराती है। तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये हमारा सर अपराधों की रोकथाम संबंधित, जैसे रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा जी या रेलवे के और भी अन्य एक्टिविटीज को लेके आरपीएफ की तरफ से क्या मुख्य कदम उठाए गए हैं? जैसे कि टिकटों की कालाबाजारी, आए दिन जो सीजन आते हैं त्योहारों के या छुट्टियों के, उसमें टिकटों की कालाबाजारी और धोखाधड़ी के कई मामले, जहर खुरानी होती है, सामान चोरी होता है और भी कई मतलब जो ट्रेनों में आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उनके लिए कोई विशेष? हाँ, उनके लिए विशेष है, लेकिन ये दो कैटेगरी अलग अलग है इसमें जी। जो एक रेलवे संपत्ति से संबंधित जितने भी मामले होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हमने पर्टिकुलरली, हम अपने स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने हर स्टोर और हर जो मतलब स्टोर है और स्टोर की तरह सब स्टोर्स बने हुए हैं
रेलवे प्रॉपर्टी जहाँ पर खुली या बंद अवस्था में जहाँ पर भी है, उन सब स्टेशनों मतलब जो स्टोर्स हैं उनकी लोकेशन को क्रिएट करते हुए उस पर कौन ड्यूटी पे लग रहा है, किस तरह ड्यूटी लग रहा है, उसके बंद होने का खुलने का टाइम, उसकी लोकेशन और उस पर गश्त की व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि वहाँ पे कोई भी गतिविधि हो तो हमें तुरंत पता चल जाए। क्या चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है? जी, चोरी और विशेष मतलब चोरी स्पेशली जो ट्रेन में पैसेंजर की चीज़ें जो चोरी होती हैं, क्योंकि उसमें चीज़ें ये होती है कि पैसेंजर भी कई बार लापरवाह होते हैं, हम उनको याद दिलाते हैं बार बार। हम जब भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो अनाउंसमेंट, पंपलेट और स्टाफ के माध्यम से उनको जागरूक करते हैं कि आप अपने सामान को लापरवाही पूर्वक ना छोड़ें, क्योंकि लापरवाही पूर्वक छोड़ने से क्या होता है कि अगर आपका को पैसेंजर जो आपके साथ यात्रा कर रहा है, अगर खुला ऑफर आप देंगे तो संभवतः वो भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो करता है, लेकिन वो भी कर सकता है। तो अपने सामान को पहले तो सुरक्षित रखें। दूसरी बात ये सिविल में हमारे लोग ट्रेन जो हमारे जुरिडिक्शंस होते हैं, जुरिडिक्शन से अदर जुरिडिक्शन तक सिविल में फोटोग्राफी करते हैं। हर स्टेशन जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करते हैं, जिससे कि वो कनेक्ट कर सकें कि कौन व्यक्ति किस स्टेशन पे किस सामान के साथ उतर रहा है, ताकि फिर हम आगे एनालिसिस करते हैं कि गाड़ी में मतलब ये व्यक्ति यहाँ उतरा है और किस तरह का सामान चोरी हुआ है। वो उससे मैच करने में फिर हम उसके खिलाफ अपनी टीम लेकर कार्रवाई करते हैं। सर, इसी कड़ी का एक सवाल जो मैंने पूछा था आपसे कि टिकटों की कालाबाजारी जो त्योहार को लेके जो बढ़ जाती है, उसमें अपन क्या कदम उठा रहे हैं? हाँ, टिकटों की कालाबाजारी के जो हमारे रेलवे काउंटर्स PRS हैं, इनकी तो अब संख्या कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर मतलब टिकट बनवाने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि सब अब तो ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया है, तो एजेंट के माध्यम से हम बनवाएंगे। लेकिन वहाँ पर कालाबाजारी का एक दिक्कत यहाँ आ गई है कि जो एजेंट आईडी वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एजेंट आईडी तो उनके पास है, लेकिन वो पर्सनल आईडी से टिकट बनाकर एजेंट आईडी होने के बावजूद भी वो पर्सनल आईडी से टिकट बना के भेजते हैं। तो उनकी हम जो आईडी हमको IRCTC से हेडक्वार्टर के माध्यम से मिलती है, हम उनका वेरीफाई करते हैं कि कहीं वो गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलती करते हैं तो उनकी रिपोर्ट बनाते हैं, और वो गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम रेलवे एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हैं। यात्रियों के लिए क्या शिकायत प्रणाली उपलब्ध है? हाँ, यात्रियों के लिए शिकायत प्रणाली उपलब्ध है, जिसका नाम है 139। रेलवे में किसी भी कोच, किसी भी दर्जे का यात्री प्लेटफॉर्म से भी, और यात्री के साथ साथ उसके प्रतिनिधि भी कंप्लेन करा सकता है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में ये समस्या है, हमको इस समस्या को दूर करें। तो हमें लगातार कॉल आती हैं, लगातार रेल मदद के माध्यम से हम उनको अटेंड करते हैं और उनकी समस्या को यथासंभव, जितना हमसे संभव हो पाता है, दूर करने का प्रयास करते हैं। सर, RPF की तरफ से हेल्पलाइन नंबर और क्या मतलब एक आम जनता के लिए सुविधाजनक? जनता के लिए 139 हेल्पलाइन नंबर है, जो कि पैसेंजर सेफ्टी से रिलेटेड पूरा है। हर तरह की सेफ्टी, हर तरह की समस्या के लिए ये नंबर सबको अलॉटेड है। अगर 139 पे कोई भी यात्री कॉल करता है या कोई भी पैसेंजर कॉल करता है तो हम तुरंत उसको अटेंड करते हैं, और नियरेस्ट जो स्टेशन होता है या ट्रेन के अंदर अगर हमारी पार्टी होती है, स्कॉटिंग पार्टी, तो वो उसको तुरंत अटेंड करते हैं। RPF के मुख्य कर्तव्य क्या है? RPF के मुख्य कर्तव्य है पैसेंजर सेफ्टी, रेलवे संपत्ति की सेफ्टी और रेल का सुगम संचालन। RPF और GRPF में और पुलिस में, ये तीनों में क्या अंतर होता है आम जनता की निगाह में? आम जनता के लिए इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। जो सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस का ज्यूरिडिक्शन क्योंकि ब्रॉड होता है, वो अपने उसमें मतलब ज्यूरिडिक्शन के अंदर काम करती हैं। उनके पास में IPC की पावर होती है, तमाम दूसरी और पावर होती हैं। उनका ज्यूरिडिक्शन जिले का होता है, शहर का होता है। हमारा जो ज्यूरिडिक्शन है RPF का, वो एक फिक्स दायरा होता है, लेकिन ऑल इंडिया में क्योंकि हमारी कनेक्टिंग लाइन होती है, तो सारी कनेक्टिंग कहीं से कहीं ट्रेन एक जोन से दूसरे जोन में जैसे ही ट्रांसफ़र होती है, वैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और संभावित अपराध को पकड़ने का 100% प्रयास होता है ऑल इंडिया में। क्या आप पिछले कुछ महीनों में RPF द्वारा की गई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों और बरामदगी के बारे में बता सकते हैं? जी हाँ, काफ़ी सारा हुआ है। पिछले जब से हम आए हैं, मतलब जून से, तो जून से लेके अभी तक करीब हमने 160 से ज़्यादा
पीओपीबी के केस पकड़ के दिए गए हैं जिन पे जीआरपी के द्वारा कार्रवाई की गई है। उसके अलावा रेलवे संपत्ति के विरुद्ध अपराध करने वाले भी कम से कम हमने 60 से ज़्यादा क्रिमिनलों को जेल भेजा है। और उसके अलावा जो बदतमीजी करने वाले, न्यूसेंस करने वाले, जो यात्री नहीं, अराजक तत्व कह सकते हैं उनको, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, जिसमें कि 200 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। सर, हाल ही में किसी बड़ी रेल घटना के बारे में जानकारी दे सकते हैं जिसमें कि रेलवे आरपीएफ का बहुत योगदान रहा हो या बड़ी कोई कार्रवाई की गई हो? हाँ, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब दुर्घटना होने से बचा लिया जाता है ना, तो उसको दुर्घटना नहीं मानते, लेकिन जरा सी चूक से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन समय समय पर कार्रवाई होने से बड़ी दुर्घटना, तो खुशकिस्मती हम लोगों की कि हमारे सेक्शन में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। पुलिस अधिकारी क्यों बनना चाहते थे? हाँ, पुलिस अधिकारी बनने के लिए बचपन से एक मोटिवेशन था इसमें, क्योंकि कुछ सीरियल देखा करते थे उस समय। और सीरियल्स में ये होता था कि पुलिस जो होता था ना, बड़ा डेयरिंग होता है जी। वो सामान्य पर्सन नहीं होता, उसको ट्रेनिंग मिलती है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद वो ईमानदारी से काम करता है। जो आपने देखा होगा मूवी, अब अगर आप कभी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, यही आइडियल पर्सन है पूरे समाज का। और बचपन से आइडियल पर्सन में स्वामी विवेकानंद रहे। उन्होंने कहा था कि आपको बहुत भावुक होने की आवश्यकता नहीं, आपको कर्तव्य पथ पे चलने की आवश्यकता है। तो इस वजह से हमको हमेशा ये लगा कि नहीं, वर्दी में कम से कम इतनी ताकत तो आपके पास रहेगी कि आप गलत के लिए खड़े तो हो सकते हैं, अंजाम तक पहुंचाने के लिए तो आपको कोर्ट को देना होगा, लेकिन कम से कम आप एक बार खड़े तो हो सकते हैं कि कम से कम हम इस अपराध के खिलाफ कार्रवाई करवा पाएंगे। सर, आपकी राय में एक पुलिस अधिकारी की क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या भूमिका है? एक पुलिस अधिकारी की जो उसका ज्यूरिडिक्शन या जो उसका क्षेत्र होता है, उसमें उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसका सर्विलांस, यानी उसके द्वारा अपने ज्यूरिडिक्शन के हर पॉइंट पे नज़र रखना। अगर वो अपने हर पॉइंट पे प्रतिदिन नज़र रखता है तो डेफिनेटली अगर कुछ मिसिंग भी होता है या कोई दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है, तो हमारी जो पेट्रोलिंग दल रहता है वो वहाँ पहुँचेगा, तो डेफिनेटली उसको उसका नोटिफिकेशन या उसकी जो सूचनाएं मिल जाएगी और उस पर हम कार्रवाई कर पाएंगे और कोई संभावित दुर्घटना है उससे बचा जा सकता है। आप इस पद पर रहते हुए खुद पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या समझते हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है कि अपने आप को ऐसा बनाए रखना कि लोग भरोसा कर सके, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे यहाँ पर रखा है, जिसने मुझे यहाँ बिठाया, उसको भरोसा रहे और उस पर लोगों का भरोसा रहे। सबसे बड़ी बात यह है। सर, एक सवाल है, जैसे कि आरपीएफ आपका एक बल होता है, बल की कुछ कमी आपके पास, अगर कभी आप इनकी जो उपयोगिता या त्योहारों को लेकर व्यस्तता या ये सब स्टेशन पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, इनको देखते हुए कभी आपको ऐसा लगा बल की कमी महसूस? बल की कमी, देखिए एक्चुअल में बल की कमी मन से होती है। और रही बात मैन पावर की, तो मैन पावर की कमी तो आप सभी जगह जान रहे हैं कि मैन पावर की थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम उसके लिए स्पेशल दूसरी जगहों से फोर्स मंगवा लेते हैं और उसके त्यौहार विशेष में हम उसको डिप्लॉय करके और अपनी जो कमी है, और उसके अलावा कुछ हमारे यहीं पर स्टेशन पे मतलब मित्र स्वरूप चलते हैं। मित्र स्वरूप का मतलब उसमें कुछ ऑटो वाले भी हैं, कुछ कुली भी हैं, कुछ पत्रकार बंधु भी हैं, तो सब लोग से मिला के जो हेल्प वो करते हैं, उस हेल्प से हम जो है मतलब जो हमारी प्रक्रिया है, जो पैसेंजर सेफ्टी देना और शहर को सेफ्टी देना, क्योंकि किसी भी शहर के नाम पे स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्टेशन में ये सब लोग हमको सहयोग करते हैं। इवन जुडिशरी भी हमारी सहयोग करती है और पत्रकार बंधु और बाहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जैसे यहाँ पर अपने नगर निगम कर्मी हैं, LIC कर्मी हैं, उसके अलावा काफ़ी लोग हैं जो रोज़मर्रा ट्रेवल भी करते हैं, वो लोग भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। क्या आप जागरूकता काम करते हैं? हाँ जी, जागरूकता हम फैलाते हैं और जागरूकता का काम इस तरह से किया जाता है कि हमारी टीम के कुछ पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं और समय समय पे हमारे हेडक्वार्टर से हमारे जो प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हैं वो और हमारे महानिदेशक जो हैं उनके द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। उनके माध्यम से जो अभियान लॉन्च किए जाते हैं उन अभियानों को चलाया जाता है, और जब वो अभियान नहीं रहते हैं उस समय भी हम अपनी पोस्ट की उपलब्धता के अनुसार नए नए अभियान, जो कि पैसेंजर जागरूकता और जो गांव शहर स्कूलों में और उसके अलावा जो कार्यालय हैं, कोई
आश्रम है, उनमें हम ये सब चीज़ें चलाते हैं। क्या रेलवे प्लेटफार्म जी। और ट्रेनों में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा रहते हैं? देखिए, पर्याप्तता की तो बात इतनी रहती है कि कभी भी कोई चीज़ पर्याप्त नहीं होती किसी बिल्डिंग में, चाहे वो रेल हो या कहीं भी हो। लेकिन आप कंपेयर करेंगे कि किसी बस से सफ़र करना और किसी ट्रेन से सफ़र करना, यात्री पैसा दोनों जगह देता है, लेकिन वो किसको ज़्यादा सुरक्षित समझता है? आई थिंक कभी नहीं कह सकता कि बस सुरक्षित है ट्रेन की अपेक्षा ज़्यादा। तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर सीसीटीवी उपलब्ध होते हैं हमारे पास। कुछ कमियां होती हैं किसी कारण से, जैसे अभी हमारे यहाँ रिनोवेशन का वर्क चल रहा है तो उसमें कुछ कमियां थोड़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली है। रेलवे यात्रियों के लिए सर, क्या आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ हुई, आपके माता पिता और आपकी फैमिली में कौन कौन है? ये तो पर्सनल सवाल हो गए, लेकिन पर्सनल सवाल में ये बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म इंदौर में हुआ था जी। और इंदौर में ही मेरी शिक्षा दीक्षा सारी हुई है। और पहले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महाराजा शिवाजी राव से मैंने पढ़ाई अपनी 12th तक की पूरी की। उसके बाद में PMB गुजराती साइंस कॉलेज, जिससे मैंने अपना मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ और अध्यापन से भी मेरा संबंध रहा है। तो यही सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको खेल में रुचि है और आप खेल जगत में भी काफ़ी जानकारियाँ रखते हैं, तो उसके विषय में कुछ सर बताइए। हाँ, खेल में एक्चुअल में रुचि का शुरू से बचपन से ही मतलब जो होता है ना, सबके सपने होते हैं कभी देख कर या कुछ, लेकिन ऐसा था कि हमारे जो आसपास का माहौल था, उस माहौल में ये था सुबह उठकर 4 बजे आपको उठ जाना है और 4 बजे उठ के पहले तो रोड पे दौड़ना है और फिर उसके बाद क्रिकेट खेलना है। तो स्कूल आने के पहले, लेकिन वो प्रक्रिया थी स्कूल आने के पहले की, कि आपको 6 बजे से 7 बजे तक क्रिकेट खेलना है, उसके बाद स्कूल जाना है। तो वो, और उसके बाद स्कूल में स्पोर्ट्स में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में सारी सुविधाएं होती हैं, हर तरह की कल्चरल और स्पोर्ट एक्टिविटी होती है, तो उनमें भी सारे में पार्ट लिया गया और पार्ट लेने की किस्मत भी अच्छी रही हमेशा और शारीरिक रूप से फिट रहे। तो वहाँ से भी काफ़ी पुरस्कार मिले, स्कूल स्तर पे सर्टिफिकेट और पुरस्कार सारे मिले और हमेशा मिलते रहे। और कॉलेज में भी स्पोर्ट्स में रहे और 3 साल मैंने लगातार एथलेटिक टीम की कप्तानी की है कॉलेज में। सर, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और चलते रहिए, रुकिए मत। सर, रात्रि के समय RPF की क्या सुरक्षा रहती है? रात्रि हो या दिन हो, हमारा तो एक ही लक्ष्य है, यशोलभस्व, यानी कि यात्रियों का भरोसा। से प्रेरणा सर, अपना जो खास प्रोग्राम आज का है, उसको देख के अगर कोई युवा RPF ज्वाइन करना चाहता है, पुलिस विभाग ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सरल और एक उपायों के लिए मार्गदर्शन देंगे? मार्गदर्शन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने भी RPF ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं एक सीरियल देखा करता था जी। रेल प्रहरी करके आया करता था एक सीरियल, उसमें RPF की बहुत अच्छी भूमिका बताई गई थी और उस भूमिका की वजह से ही मैं शायद RPF में हुआ। कारण है कि उसमें अपराधियों के खिलाफ पैसेंजर सेफ्टी और उसके अलावा बुजुर्गों और बच्चे महिलाओं के साथ जो व्यवहार दिखाया गया था, उसी व्यवहार की वजह से आज RPF में है। तो हम यही चाहेंगे, उनके लिए मार्गदर्शन यही रहेगा कि वो मतलब सिंपली अपने आप को तैयार रखें, हमेशा तैयार रहने वाली, क्योंकि RPF हमेशा कहती है कि हमेशा तत्पर रहिए, तैयार रहिए, सेवा ही लक्ष्य है। जब आप समाज में वैसे करेंगे तो आपको अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खाली अपना जो रोज का वर्क है उसको तैयार रह के करिए। आप ये अपॉर्चुनिटी के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आपको हर दिन तैयार रहना है कि जिस दिन अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसी दिन आप उसके लिए तैयार हैं तो आप उसको ग्रास्प कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी युवा पीढ़ी जो रहती है उसमें एक समस्या आती है कि वो 12th तक तो वो सोचती भी नहीं कि हमें करना क्या है, उसका डिसीजन नहीं होता। ग्रेजुएट होने के बाद में वो जब उस पर कुछ जिम्मेदारी पड़ती है तब वो विचार करती है कि हमको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, उससे पहले डिसाइड करना चाहिए। सर, RPF का स्लोगन जो है यशो लाभ्यस्व, इसका क्या अर्थ है सर? इसका अर्थ है यश को प्राप्त करना जी। और किसी भी जो संस्थान होता है उस संस्थान का जो सिंबॉलिक वाक्य होता है वो वाक्य ही उसका सब कुछ होता है। जैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना होती है, वैसे ही किसी भी संस्थान का जो आदर्श वाक्य जिसको बोलते हैं, तो ये आदर्श वाक्य है यशोलभस्व, यश को प्राप्त करना, यानी अपने संस्थान के थ्रू इस तरह के कामों को करना जिससे कि उस संस्थान का
और उस संस्थान के प्रति लोगों का और जनता का और उस संस्थान में रहने वाले अन्य लोगों का और उस संस्थान से जुड़े हुए दूसरे संस्थानों का उस पर विश्वास बढ़े, उसी को कहते हैं यश को प्राप्त करना। सर, आज आप इस पद पे बैठे हैं जो लोगों का सपना होता है, आगे आपका और क्या सपना है इसके? मेरा सपना ये है, जिस संस्थान के थ्रू मैं आज यहाँ पर हूँ या मेरा सपना पूरा हुआ, इस संस्थान के थ्रू कई और युवाओं का सपना पूरा हो। उसके अलावा इस संस्थान को इतनी ऊंचाई तक ले जाऊँ कि इस संस्थान पे कोई दाग न रहे और कोई कमी न रहे। सर, हमारे चैनल के द्वारा एक खास कार्यक्रम चालू किया गया है, शौर्य संरक्षक। उसमें पहले अधिकारी के रूप में सर आपका इंटरव्यू लिया गया है। उसके लिए आप हमें क्या, हमारे चैनल को शुभकामनाएं देंगे, क्या दर्शकों को शुभकामनाएं देंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपकी इस मतलब अच्छी सोच को मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि पुलिस की वर्किंग, जो वर्दी की वर्किंग होती है, उस वर्किंग में जो कमियाँ होती हैं उनको ढूंढा जाता है। लेकिन यहाँ पर शौर्य संरक्षक आपने जो सीरीज़ शुरू की है, संभवतः ये उन लोगों के जो कठिनाई, उनकी परेशानियाँ और उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे काम को और उनकी व्यक्तिगत जो मतलब समाज के प्रति भावनाएं वो सामने आएंगी और समाज को भी उनकी भावनाओं के बारे में पता चलेगा। तो इसके लिए आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे शुभकामना देता हूँ कि बहुत अच्छे इसी तरह से आप इस चीज़ को करें, ताकि युवाओं में एक्चुअल मेरी एक पर्सनल इसमें सोच है कि यहाँ पर अभी तक इस ग्वालियर शहर के अंदर मैंने युवाओं के लिए कोई प्रोग्राम नहीं देखा जो उनको आगे भविष्य के लिए मार्गदर्शित कर सके। कोई सेमिनार कॉलेज स्कूल में ऑर्गेनाइज होते थे, जो वहाँ इंदौर में, भोपाल में, इन सब जगह ऑर्गेनाइज होते हैं और इस समय पे होते हैं जब एडमिशन्स टाइम चलता है, उस समय सेमिनार ऑर्गेनाइज होते हैं। समय समय पे आपको गाइडलाइन दी जाती है कि किस तरह से आपको किस फील्ड में जाने पर क्या और आप क्या कर सकते हैं। तो वैसे सेमिनार्स और वैसे चीज़ें अगर होंगी और ये इंटरव्यू भी उसी का माध्यम बनना चाहिए, ताकि इसमें आगे ये तो शौर्य सीरीज़ है, ये शौर्य सीरीज़ के बाद में और संकल्प सीरीज, उसके बाद में अभिउद्यान सीरीज, इस तरह की सीरीज अगर आप लॉन्च करें तो जो हमारे मतलब इस ग्वालियर शहर के जो बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन मिले, ताकि वो भटके नहीं। क्योंकि इस चंबल संभाग को बदनाम किया हुआ है, इस तरह से बदनाम किया हुआ है कि बच्चे यहाँ पर मतलब जो जिनके मतलब अपराध की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, उनके पास दूसरा कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें उनके पास निःशुल्क और आसानी से पहुँचे, ताकि वो अपने रास्ते को सही तरीके से समाज के उपयोगी जन बन के उस रास्ते को अपना पाए। सर, हमारे खास कार्यक्रम शौर्य संरक्षक में आपने जो हमें समय दिया उसके लिए RVS लाइव इंडिया परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही आगामी कार्यक्रमों के लिए जो शुभकामनाएं आपने दी है उसके लिए सर धन्यवाद। RVS लाइव और आदर्श ग्वालियर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी शुरुआत है बच्चों में और जो हमारे युवा हैं उनमें ये चीज़ जो आपने पहल की है, ये बहुत अच्छी चीज़ें उनमें जनरेट करेगी, उनको प्रेरणा देगी। और क्योंकि कई चीज़ें हैं लोग वर्दी को देखकर अच्छा नहीं समझते, लेकिन जब वो वास्तव में इसकी सक्रियता को और इसकी विश्वसनीयता को जानेंगे तो वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे और समाज में अच्छा स्थान होगा। धन्यवाद।